और उसामा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। उसामा, PS 127 MQM के हाथ से निकल गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम आई। इसके साथ साथ बहुत सी दिलचस्प खबरें हैं। बिल्कुल, और ज़ेब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। कल सईद गनी साहब सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कह दिया था हमारे प्रोग्राम में ही, जब अभी वोटिंग हो रही थी, कि उनको लग रहा था कि हम ये जीत जाएंगे, क्योंकि MQM जिस तरह पहले जीती थी बकौल उनके, अब उस तरह नहीं जीत सकेगी। तो ये बात भी हमने करनी है। इमरान खान की कल की स्पीच के बारे में भी हम बात करेंगे, और भी बहुत कुछ है। और उनके अलावा आज हमारे शो में होंगे जापानीज काउंसिल जनरल, जिनसे मिलने के लिए हम बड़े बेताब हैं, क्योंकि उन्होंने चूज किया है पाकिस्तान में रहना। 30 साल से ज्यादा हो गए हैं और वो पाकिस्तान में, उनसे बहुत सी बातें करनी है। उसके अलावा कुछ ट्रिब्यूट्स भी हैं। रशीद नाज हमारे एक बहुत अच्छे वेटरन एक्टर हैं, उनकी आज सालगिरह है। पश्तो एक्टर हैं, उर्दू एक्टर भी हैं, उनकी भी बात करेंगे। और हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वो भी हम लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। वाज़े मौक़िफ़ अपनाया, एक मुदल्लिल तकरीर की, दीगर सियासी क़ुव्वतों को साथ रखने के लिए एहतजाज की तारीख पर लचक दिखाई। इमरान खान कल एक पुख्ता सियासतदान नजर आए, हामियों के साथ मुखालिफिन पर भी अच्छा तासुर छोड़ा। कराची के हल्का PS 127 का नतीजा बहुत कुछ बता रहा है। मुत्तहिदा को कराची में और पार्टी के बानी को लंदन में मुश्किलात का सामना है। MQM की सियासी कुव्वत बरकरार रखना फारूक सत्तार के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। मौत के हकदार वाले बैनर लौट आए। बसों को आग लगाने का सिलसिला चल पड़ा। कराची के रिवायती नामालूम अफराद एक्शन में नजर आ रहे हैं। और कहानी जानदार है, म्यूजिक मजेदार है। अच्छा, ईद करीब है, इसकी वजह से हम दोनों का मूड अच्छा है, लेकिन हुमा का मूड अच्छा होने की एक वजह यह भी है कि इनका बकरा पहुंच चुका है लाहौर में इनके घर, और तस्वीर भी उनकी इनको पहुंच गई है, और उसने जो उसकी जिल्द का जो रंग है उससे मिलते जुलते कपड़े आज पहने हुए हुमा ने। डोंट से दैट, वो ब्राउन है, मैंने ऑरेंज पहना हुआ है। उसामा कलर बहुत तो करीब है। वेल, उसामा को लग रहा है, लेकिन उसका फिर हमने कल नाम भी रखा, क्योंकि नाम रखना और बड़ी उससे क्लोजनेस हो जाती है। हालांकि मैंने सिर्फ अभी तक तस्वीर में देखा है ब्राउनी। अच्छा कैसे नाम है? ब्राउनी, क्योंकि उसकी स्किन ब्राउन है। तो आपको कैसा लगा ये नाम, आप बताएं। और आप भी अपने बकरों के नाम रखते हैं, नहीं रखते, या जानवरों के, कुर्बानी के जानवरों के, तो उस बारे में भी हमें बताएं। लेकिन सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब की तकरीर के बारे में। उन्होंने कल तकरीर की और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, और मुखालिफिन भी इमरान खान के इस बात को मान रहे हैं कि उनकी तकरीर अच्छी थी। इस पर हमें तफसील से बात करनी है। इमरान खान को कंटेनर नहीं असेंबली सूट करती है। गुज़श्ता रोज़ ऐवान के अंदर और बाहर बात करते हुए वो एक सुलझे हुए सियासतदान नजर आए। दोनों जगह उन्होंने अपने खिलाफ रेफरेंस पर भी बात की। मेरी उन्होंने रेफरेंस आगे भेज दी। मेरा सवाल उनसे ये है कि कौन सी ऐसी चीज थी जो 2013 से मेरी डिस्क्लोज नहीं थी? कौन सी ऐसी चीज है जो मैंने पहले डिक्लेयर नहीं की थी 2013 से पहले? कौन सी ऐसी चीज थी? क्यों नहीं उन्होंने वो पहले 2013 के इलेक्शन में उठाया? असल में तो मेरी तो रेफरेंस बनती नहीं है। बनती तो थी नवाज शरीफ की, जिसकी 2016 में इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुले लफ्जों में कहा कि नवाज शरीफ और उनके बच्चे झूठ बोल रहे हैं। बच्चों ने स्टेटमेंट्स दिए, कॉन्ट्रडिक्ट करती है। मरियम नवाज कहती है कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं थी, वो निकला कि 2016 में। उसके बाद हुसैन नवाज कहते हैं कि जी मरियम नवाज की प्रॉपर्टीज है और वो बेनिफिशियरी ओनर है। उससे पहले हसन नवाज 99 में कहते हैं कि जनाब हम रेंट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। कुलसूम नवाज 2000 में कहती है कि हमारी प्रॉपर्टीज थी वो मेफेयर की। नवाज शरीफ खुद झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। कुलसूम नवाज ने सच बता दिया कि फ्लैट 1995 के थे, 1995 के। उन्होंने सच बोल दिया, बाकी सारे झूठ बोल रहे हैं बचाने के लिए, क्योंकि करप्शन का पैसा है। इमरान खान ने कहा कि एहतजाज का मतलब जमहूरियत दुश्मनी नहीं, वरना तरक्की याफ्ता मुल्कों में अवाम सड़कों पर ना आते। एहतजाज करते कहते जी गैर जमहूरी है, ये जमहूरियत को डिरेल कर रहे हैं, ये फौज को बुला रहे हैं। तो आइसलैंड तो लोग भी तो सड़कों पे निकले थे,
वहां कौन सी डेमोक्रेसी डीरेल हुई है? प्राइम मिनिस्टर को क्योंकि वो जवाब नहीं दे सका उसको रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने हुक्मरान जमात के अरकान से कहा कि वो खुद अपने कायद का एहतसाब करें। नून लीग के यहाँ के मेरे साथ साथी थे जो एक वक्त पे यहाँ बैठे हुए थे, आज उधर है। मैं आज इनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, मैं एज अ पाकिस्तानी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने मुल्क का सोचो, अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करो। ये ना करो कि आपको सबको पता, मैं आपको यकीन दिलाऊं, सारी नून लीग को पता है कि नवाज शरीफ के चोरी का पैसा है, सारी नून लीग को पता है कि करप्शन का पैसा है, नहीं तो वो सच बोल दे। पार्लियामेंट के बाहर साथियों से बात करते हुए उन्होंने वाज़े इशारा दिया कि ऑपोजिशन को साथ लेने की खातिर वो रायवंड धरने का मकाम और दिन तब्दील कर सकते हैं। ऑपोजिशन को कैरी करेंगे, हम उनसे मुशावरत करेंगे। हो सकता है कि अगर उनके कहने पे डेट भी हम इधर उधर कर सकते हैं, अगर ऑपोजिशन कहे वो भी हो सकता है, जगह के ऊपर भी हम नजरसानी कर सकते हैं। हमारी कोशिश है सारी ऑपोजिशन को कैरी करें, क्योंकि सारी ऑपोजिशन हमारे साथ है। ऐसी मुदल्लिल और नपी तुली जची तकरीर करके इमरान खान ने बहुत से लोगों को मुतासर किया है और इसी बारे में हम बात भी करने वाले हैं। और बिल्कुल, और हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में मुशर्रफ जैदी साहब, उनसे हम बात करेंगे, बल्कि वो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। मुशर्रफ, ये बताइएगा कि इस स्पीच का, ये जो उन्होंने बातें की मीडिया से, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? बहुत अरसे बाद इमरान खान बड़े सुलझे हुए, बहुत मैच्योर, बहुत ठंडे और बहुत रीजनेबल, जितनी मतलब मैंने जहां तक स्पीच सुनी है, मैंने कोई 25 मिनट की स्पीच सुनी है, बाकी आखिरी हिस्सा अभी तक मैं नहीं सुन पाया हूं, लेकिन बहुत ही म्याना रवि के साथ और बहुत उनकी जो मंतक थी, जितनी भी उनकी लॉजिक थी, समझ में आने वाली बात, कई बातें जो उन्होंने कही वो रिपीट हैं जो बहुत से लोगों ने अप्रैल में जब पैनामा पेपर्स शुरू में आए थे तो बातें की थी। और कोई भी बात जो है वो मुझे गैर मामूली या अनरीजनेबल नहीं लगी। मुशर्रफ, अब आपको क्या लगता है कि इमरान खान अब अपना रवैया इसी तरह रखेंगे और इससे उनको फायदा होगा अगर वो इसी तरह कौमी असम्बली में आके तकरीर करें, इस फोरम को इस्तेमाल करें? देखिए, वो मुझे हम सब की अपनी बायसेस होती हैं उसामा। मुझे खुद ये लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे जिस तरह से अगर इमरान खान ने जो रोशनी कल पार्लियामेंट में डाली है इन इश्यूज पे, इसी तरह और इश्यूज पे भी खान साहब बोलेंगे तो पूरी कौम जो है उसको फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे नौजवानों को, शहर में जो रहने वाले हैं जिनमें उनकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, जो अंडरस्टैंडिंग और जो मैच्योरिटी वाक़तन पोजेस करते हैं इमरान खान, वो उनके फॉलोअर्स को देखने को भी मिलेगी। मुझे जो मसला होता है खान साहब के साथ, और शायद और भी साथियों को, पाकिस्तानियों को शायद ये मसला होता है कि कभी कभी बजाय अपने नौजवान जोशीले फॉलोअर्स को लीड करने के, खान साहब बिल्कुल उनके तरीके से, उनके रवैये से, यानी कि उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। चंद दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां जहांगीर तारीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब उनके आए बाएं थे और उसमें वो रायवंड जाने की बात कर रहे थे और तोड़ फोड़ की बात कर रहे थे और वो ईंट से ईंट वाला जो एक जो बात है, ये इंतशार इस लेवल का लीडर जो है वो अगर आबिद शेर अली करता है ना, आबिद शेर अली का सिर्फ ये मकसद है हमारी सियासत में, उनकी और कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर मतलब पीटीआई के फॉलोअर्स जो हैं अपने लीडर को आबिद शेर अली के साथ मिलाना शुरू कर दें तो वो बड़ा पाकिस्तान के साथ भी, पीटीआई के साथ भी और इमरान खान के साथ भी अच्छा नाइंसाफी। जी मुशर्रफ, ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि वो रायवंड धरने का मकाम और तारीख भी बदलने को तैयार हैं, आपको लगता है इससे ऑपोजिशन यूनाइट होगी? ऑपोजिशन यूनाइट होना बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से ऑपोजिशन यूनाइट हो सकती है। उसकी वजह यह है कि हम बड़ी सिंपलिस्टिक बात जमहूरियत के बारे में कर तो देते हैं, लेकिन हमारी जमहूरियत की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि सूबाई लेवल पर, लिसानी लेवल पर, एथनिक लेवल पर हमारी काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स हैं और वो डिविजन्स बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जिस तरह मीडिया का एक्सेस लोगों का बढ़ता है तो जो छोटे ग्रोह हैं वो अपनी बात छोटे छोटे ग्रुप्स में ज़्यादा आसानी से फैलाना
पसंद करते हैं और उनको शमूलियत मतलब उनको वो मशहूर भी हो जाता है उनका मैसेज, लोग उनके पास जाते भी हैं। हमारी असेंबली में बहुत सारी पार्टीज हैं, ये 2 पार्टी 3 पार्टी सिस्टम है नहीं। सिर्फ और सिर्फ पीपीपी को आमादा करना कि वो उनके साथ मिल जाए, मैं समझता हूँ वो भी ठीक ठाक चैलेंज होगा, लेकिन ये चैलेंजेस है, ये कोई इंस्ट्रूमेंटेबल चैलेंज नहीं है। अगर पीपीपी और पीटीआई मिल जाते हैं तो बड़ा बहुत पसंद करता हूं, आप जबरदस्त सोच रखते हैं। मुझे ये बताएं कि बेहतरीन तरीका क्या है इस वक्त, अगर एहतसाब करना है, आपने वज़ीर आज़म का पनामा लीक्स पर लोगों को सामने लाना है जो इसमें कसूरवार हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा अपना जाती व्यू ये है कि करप्शन एक आदमी का या एक पार्टी का मसला नहीं है। करप्शन हमारे माशरे में बिल्कुल रगों तक पहुंचा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक। जाहिर बात है, बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी मुल्क का वजीर आजम अगर उसके ऊपर ये जो है सस्पिशंस हों और वो ठीक तरह उनका जवाब ना दे, तो पूरी सोसाइटी में ये मैसेज, बिल्कुल खान साहब ने ठीक कहा, ये मैसेज जाता है कि बिल्कुल ठीक है और हम सब ये कर सकते हैं। 60-70 साल हो गए हैं और इसी तरह मामला रहा है। सिर्फ वजीर आजम को उनकी विकेट गिराने से मैं नहीं समझता कि करप्शन का या हमारे इदारों के मसाइल ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये तस्लीम करना होगा कि ये 5, 10, 15, 20 साल का अमल है। ये एक वजीर आजम को कुर्सी से उतार देना शायद नाकाफी हो और उसके लिए कुछ मंसूबाबंदी भी देखने को सामने आनी चाहिए, खास तौर पे पीटीआई से। कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो देखने को मिलने चाहिए पीटीआई की तरफ से और जमातों की तरफ से। होगा। बहुत शुक्रिया आपका शरफ जैदी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दिया। नहीं, कोई बाकायदा एक मैकेनिज्म बनाना होगा, एक निज़ाम बनाना होगा, फिर ही पाकिस्तान से करप्शन खत्म हो सकती है। इस तरह बाकायदा एक एक करके टारगेट करने से शायद मामला हल नहीं होगा। अच्छा, लेट्स लाइटन थिंग्स अप अ लिटिल बिट। और आपको पता है कि ईद जो है बिल्कुल आ गई है सर पे, मैं क्या कहूँगी 2-3 दिनों में बिल्कुल ईद है। और आपको पता है कि मुल्क के हर शहर में कोई ना कोई बकरों की और ऐसी मवेशी मंडी लगी हुई है। कराची की जो मंडी है वो तो वैसे ही बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आजकल आप वहाँ जाएं तो बिल्कुल लगता है एक नया शहर आबाद हुआ है। कोई शक नहीं, और यही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पर इंसान सो रहे हैं, रात गुजार रहे हैं, अपने जानवरों के साथ इनकी हिफाजत के लिए भी, इनका मुसलसल ख्याल रखने के लिए, इनको बीमारी से बचाने के लिए मुसलसल 24 घंटे इन पर नज़र रखनी पड़ती है और इनकी खुराक का ध्यान करना पड़ता है। तो ये लोग यहीं पर आराम करते हैं, यहीं पर खाते हैं, यहीं पर सोते हैं, यहीं पर बातें करते हैं। आप देखें, इन्होंने यहाँ पर अपना चूल्हा भी साथ रखा हुआ है। ये देखिए, अपना इंतज़ाम यहाँ पर इन्होंने पूरा किया हुआ है। यहीं पर चाय बना ली, खुराक बना ली। और आप ये देखें, थोड़ी बहुत बस एक सहारा सा इन्होंने बनाया हुआ है छत का। व्यापारी हैं तो बड़ी मेहनत का काम है यहाँ पर जानवर लेकर आना, उनका ख्याल करना। अपने घरों से दूर कब से निकले हुए हैं, यहीं पर ये रहते हैं। और देखिए किस तरह इन्होंने सामान यहाँ पर अपना रखा हुआ है और बड़ी मेहनत है। ये व्यापारियों का किचन है जी, यहाँ पर ये सारी अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसको आप मेकशिफ्ट कह सकते हैं, वक्ती तौर पर। इसमें चावल तैयार करके रखे गए हैं और ये सब कुछ यहाँ सीख कर आते हैं। और इसी तरह से बस ये इनका किचन है, ये बावर्ची खाना है इनका। ये देखिए, वाह जी वाह। मुझे लग रहा है बड़े मज़े के तैयार हुए हैं। तो जानवरों के साथ साथ इनको अपना भी ख्याल करना पड़ता है और इसी वजह से शायद ये इतनी ज़्यादा कीमतें मांगते हैं जानवरों की, जो हमें बहुत ज़्यादा लगती हैं। ज़ाहिर है कि इनका ख्याल होता है जितने ज़्यादा से ज़्यादा में बिक जाए उतना अच्छा है, ताकि उतने पैसे घर लेकर जा सकेंगे वापस। और जो इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतना मुश्किल वक्त गुजारा है, उसकी इनको मेहनत की वसूली कुछ मिल जाएगी। कैसी लगी भाई? ये बिल्कुल वाकई एक शहर लग रहा था। लेकिन थोड़ी सी हम बात कर लें उसामा के दुम्बों की, जो हमने आपको कल दिखाए थे कि उसामा के बकरों और दुम्बों ने तहलका मचाया हुआ है। और कल उसामा का जो दुम्बा था वो पानी पीने के जतन कर रहा था। आपने देखा था किस तरह वो खुद ही टैप ऑन कर रहा था, ऑफ कर रहा था। लेकिन अब इस बकरे को देखें जो कि खाना खाने के जतन कर रहा है, और उसने क्या तरीका आजमाया है। जरा ये आप नोटिस करें कि उसको क्या पिलर मिल गया है गधे में।
और कि उसने उसका सहारा गधा उठाया। भी कितना अच्छा है और कितनी मदद करने वाला है कि उसने उसको वहां से खाना खाने दे रहा है, उसकी पूरी मदद कर रहा है कि वहां खड़ा है कि चलो मेरी उसामा, कमर का ये तुम फायदा ट्रेनिंग उठाओ क्या और आप खाना किस खा लो। तरह ट्रेनिंग देते हैं अपने बकरों को और दुम्बों को, तो ये तो समझाएं आज। देखिए ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती, वो कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है। तो उसको जब नजर आ रहे थे तो गधा साहब भी उसको कोऑपरेट कर रहे थे उसके साथ, तो और क्या चाहिए था। देखिए तो उसके वैसे मैं मतलब आपको बताऊं, alignment देखिए अक्सर और हाँ क्या। जी, बकरे इस तरह खड़े हो जाते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं खड़े रहते, एक चंद सेकंड के लिए, लेकिन जब उसको इस तरह सहारा मिल जाए तो फिर वो काफी देर तक खड़ा रह लेगा। वेल दिस इज ऑल थैंक्स टू द गधा जो कि उसको वो दे रहा है सरफेस कि वो उस पे अड़ के खड़ा हो। जानवर भी एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं। उसामा हैज द फनीएस्ट जानवर वैसे इस सीजन के। मैं कहती हूँ कि जो आपने कलेक्ट किए हुए हैं, एक्चुअली ये इनके नहीं होते, हम सारे इनके नाम लगा देते हैं कि सारे दुम्बे बकरे मुझे जो जानवरों इस से किस्म बहुत की प्यार हरकतें कर रहे हैं वो इन्हीं के हैं। मुझे जानवरों से प्यार ही बहुत है, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये आपने जानवरों की दोस्ती देखी है, इंसानों की दोस्ती की तो क्या ही बात है। और मुल्कों के दरमियान अगर दोस्ती हो, आपस में ताउन हो, तो इसी से दोनों मुल्क आगे बढ़ते हैं और उनकी आवाम में भी बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत नजर आता है। तो हमने आपसे वादा किया था कि हमारे पास जापानीज काउंसिल जनरल हमें ज्वाइन कर रहे होंगे और वो हमें हमारे साथ आ चुके हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस हिम टू यू। और अगर मैं गलत नाम ले रही हूँ तो ये प्रोनाउंसिएशन भी ठीक करेंगे। टोशीकाजु इसुमोरा। Did I say it right? सर, Welcome. आपसे बहुत सी बातें करनी है। पाकिस्तान से आपकी जो मोहब्बत है, दो दहाइयों से आप यहाँ हैं, ये बात भी करनी है और बहुत सी बातें हैं जापान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। लेकिन हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे। कहीं मत जाइए, बड़े स्पेशल हमारे मेहमान हैं और बड़ी मजे की बातें करेंगे। हम आपको बता दें, पुलिस की जमरूद रोड पर आबदरा के मकाम पर नाकाबंदी, पुलिस की मुसाफिर बसों को रोककर तलाशी और बम डिस्पोजल यूनिट के एहलकारों को भी तलब कर लिया गया है। सड़क के किनारे करीबी दुकानें भी बंद करा दी गई हैं। पुलिस ने इस रोड पर नाकाबंदी की है, आबदरा रोड है, यहां पर पुलिस ने नाकाबंदी की है। बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुला लिया गया है और तलाशी ली जा रही है मुसाफिर बसों की। ऐसे लगता है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है पुलिस को, जिसके बाद इस तरह तलाशी ली जा रही है। आपको पता है कि अभी हालिया दिनों में ही पेशावर और करीबी मर्दान में भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए और उसके बाद यही हमेशा कहते हैं हम कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत अहम होती हैं। लगता है कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है जिसके बाद मुसाफिर बसों की तलाशी ली जा रही है। जमरूद रोड पर आबदरा के मकाम पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है, दुकानें भी बंद करवा दी हैं और हमारे बम नुमाइंदे स्क्वाड भी। आदिल परवेज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहां से। आदिल बताइएगा कि क्या हो रहा है। जी देखिए, ये एक कार्रवाई की थी आज पुलिस ने वर्सक रोड के मकाम पर और यहाँ से एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से एक बम भी बरामद हुआ जिसको बीडीओ ने नकारा बना दिया है। ताहम उस शख्स ने ये भी पुलिस को तफ्तीश के दौरान बताया कि उसने एक मुसाफिर बस में जो है वो एक बम नस्ब किया है जिसका नंबर और जो रूट है उस बस का वो भी उसने बताया। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि जमरूद रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मौजूद है। कुछ जो बसें हैं उनको भी कब्जे में लिया गया है और उनको वीडियो जो है वो चेक कर रही है। जिस बस की निशानदेही की थी दहशतगर्द ने उसको भी पकड़ लिया गया है और उसको अब से कुछ देर पहले ही वीडियो ने क्लियर करार दिया है। ताहम अभी भी पुलिस जो है जो बस है वो पुलिस की तहवील में उसको यूनिवर्सिटी टाउन पुलिस स्टेशन लाया गया है। इसके अलावा भी पेशावर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो मुल्जिम है उससे भी तफ्तीश का सिलसिला जारी है और जो बस है कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो है उस बस को पकड़ा जाए। ताहम जिस बस की निशानदेही दहशतगर्द ने की थी वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है और उसकी जो है वो चेकिंग का सिलसिला जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका आदिल परवेज, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह बहुत होशियार और रहने की ज़रूरत है और इससे पहले क्योंकि दहशतगर्दी का वाक़या उसको रोकने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। और इसी की एक कोशिश पेशावर में की जा रही है कि दहशतगर्दों को इससे पहले कि वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हों उनको रोका जा सके। ब्रेक से पहले हमने बात की थी पाकिस्तान और जापान की। बड़े पुराने और करीबी ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के। इन्हें कायम रखने और बढ़ाने में दोनों ममालिक के सिफारतकारों का बहुत अहम किरदार रहा है और उन्हीं में से एक है टोशीकाजु इसुमोरा और ये कोई 20-22 या 25 सालों से पाकिस्तान में है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में रह चुके हैं और आजकल कराची में जापान के काउंसिल जनरल हैं और उर्दू बोलना, समझना, पढ़ना, लिखना भी जानते हैं और पाकिस्तान की सकाफत, सियासत, खेलों पर भी बड़ी मालूमात है इनकी। बड़ी मजे की शख्सियत है। ब्रेक में इनसे बड़ी अच्छी अच्छी मजे की बातें हुई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनमें आपको भी शरीक करें। तो चलें बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और हुमा और मुझे शौक ही बहुत है बातें करने का। बिल्कुल गप्पे मारने का। सबसे पहले तो वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आपकी उर्दू जबरदस्त है। आपने उर्दू कब से सीखी? बस सन 1985 में पहली बार मैं पाकिस्तान में आया।
यानी दरअसल यानी मतलब ये 84 में यानी वजारत खारजा में ज्वाइन किया था। बिल्कुल। और ये वजारत खारजा ने मुझे हुक्म दिया और पाकिस्तान जाके उर्दू ज़बान सीखो और उधर के रहन सहन सब कुछ लोगों के जो सोच हैं और क्या यानी हालात हैं सब सीखो, ये हुक्म दे के मुझे भेजा था। क्या बात, आपकी शख्सियत खूबसूरत है, आपकी उर्दू भी कितनी हसीन है, कमाल है। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत, इतने साल पाकिस्तान में आपने गुजारे हैं, क्या क्या चीज़ें पाकिस्तान के बहुत अच्छी लगी? देखें यानी पाकिस्तान में पाकिस्तान है बहुत बड़ा मुल्क है। देखें रकबे के लिहाज से जापान से दोगुना है और आबादी के लिहाज से आप लोग तो 20 करोड़ हैं। और मैं लाहौर में रहा, जवानी में रहा और पंजाब यूनिवर्सिटी में रहा और न्यू कैंपस जानते होंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस, उसी में रहा। 2 नंबर हॉस्टल में रहा। अच्छा। 2 साल रहा और वो उसका नाम सर सैयद हॉस्टल। मगर ये 2 नंबर तो हैं, 2 नंबर हॉस्टल तो हैं, रहने वाले 2 नंबर तो नहीं है। अच्छा मैं भी पंजाब से पढ़ा, हॉस्टल जना मेरा बड़ा था और बिल्कुल करीबी घर था, सब मेरे जहन में आ रहा है। और ग्रीनरी जबरदस्त है वहाँ पर, जबरदस्त है। और मुझे अभी तक याद है जो न्यू कैंपस है उसके साथ साथ ग्राउंड है, उसके साथ साथ खेत हैं और ये न्यू गार्डन दाऊ हैं। तो मैं ये मौसम गर्मा में उसके अंदर गुजर के यानी मार्केट तक जाया करता था, बरकत मार्केट उधर जाया करता था। और रात को जाते तो है ना जुगनू, बहुत जुगनू थे, लाइट कर देते थे। बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत पाकिस्तान जो ग्रीनरी और ये कुदरत हैं बहुत अच्छा है। और ये जो अच्छा आप हमारे लिए यहाँ बैठे हैं, आप जापान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिहाजा हम वहाँ की भी बातें आपसे पूछेंगे, खासतौर पे वहाँ के लोगों के हवाले से भी। जब आप लोग किसी और मुल्क में जाते हैं और लंबे अरसे के लिए जाएं, तो क्या सारे वहाँ की ज़बान सीखते हैं या आपका शौक होता है कि जहाँ रहते हैं उनकी ज़बान आनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए? देखिए बस बात ये है यानी मतलब मैं तो ये वज़ारत ख़ारजा की तरफ से यानी पाकिस्तान आया हूँ, तो बेशक ये जो ऑफिशियली तो मतलब ये देखें यानी वज़ारत ख़ारजा हेडक्वार्टर मुझे हुक्म दिया था तो उधर जाओ, जबान सीखो, यानी तारकात बनाओ, इस तरह का हुक्म दे के मुझे भेजा था। तो जाहिर है मैंने तो कोशिश की है, यानी आप लोगों के साथ अच्छे तारकात बनाने की कोशिश की है। बहुत अच्छी। तुषार साहब एक बहुत मशहूर पाकिस्तानी गाना है, उस पर जापानीज ने परफॉर्म किया है, तो हम चाह रहे हैं कि वो हम मिलकर देखें। कितना खूबसूरत जापानीज की उससे मोहब्बत भी नजर आ रही है पाकिस्तान से और मौसीकी से। कितना मजे का था ये। अच्छा ईद करीब आ रही है, तो ईद कैसे मनाते हैं आप? मैं बस आम जापानी के तौर पे मैं मनाता हूँ। बस पुराने ज़माने में मुझे शौक था दुम्बा पारने का। 96 या 97 में यानी एक खारा वारा दुम्बा पारा। अच्छा। बहुत प्यार से पारा। और बस बात ये है यानी मेरे दोस्त ये देख रहे थे मेरे घर पे आके ना, और इस तरह से करके प्यार तो करते थे। ओ ये तो ईद उल अज़हा में काम आ जाएगा। ये मेरे ऊपर बहुत दबाव था, यानी मतलब उसको ये जमा करो। ईद उल अज़हा यानी एक साथ 2-3 महीने में उसको पारा था, मगर ये दोस्तों की दबाव की वजह से उसको आखिर जमा करना पड़ा। अच्छा। तो दोस्तों को खिलाना पड़ा। जापान के बारे में मुझे बहुत ज्यादा हम सीखना चाहते हैं इससे कि हिरोशिमा नागासाकी का जो वाकया है तारीख इंसानी में नहीं मिलता कि एक ही लम्हे में इतने लोग जहां बाक हो गए। उसके बाद जापानी कौम इस वक्त दुनिया में, जापान मुल्क टॉप पर है। आप किसी भी चीज में, टेक्नोलॉजी में, ये किस तरह, ये कौम में क्या चीज होती है जो उसको इतनी ऊपर लेकर जाती है? नहीं देखें यानी मतलब एक बार तबाह हुआ है तो मगर ये हमारी कौम में अभी तक जाम बाकी थी। और उसके अलावा देखें जंग तो लड़ी गई थी यानी मशरक़ की तरफ से हवाई से अमेरिका से, और मगरब की तरफ तो उधर तक ये मदागास्कर यानी अफ्रीका की तरफ से, जुनूब की तरफ तो ऑस्ट्रेलिया तक हम लड़ते रहे, 4 साल लड़ते रहे। और मगर ये जंग ख़त्म हुई उस वक्त बाहर बहुत से जो हमारे नौजवान लोग थे वापस आए तो और मुल्क को देखा तबाह हुआ हाल, यकीनन उसमें दुख हुआ। तो इसलिए उन लोगों ने कोशिश की, उस वक्त की नौजवान नस्ल ने कोशिश की है
और उसका हमने आगे नतीजा बढ़े। ये। कमाल कमाल। अमेजिंग अमेजिंग। एक्चुअली हम ये पहले बात भी कर रहे थे और हम बड़े क्यूरियस थे कि आपसे भी पूछा जाए, आप पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में कुछ जी देखते जी हैं? जी जी देखें, यानी मैं जब ये लाहौर में था उस वक्त शौक से देख रहा था, और मैं मरीना खान का अहम हूँ। ओह, लकी, आपने भी चुन के हमारी जो बड़ी बेहतरीन किस्म की और एक्ट्रेस देखें, है, यानी धूप किनारे या इस तरह ये देखता रहा। क्लासिक्स बेसिकली जो पाकिस्तान की क्लासिक है। और आदमियों में एक्टर अख्तर ठीक है, पुराने जमाने में मैं देखता रहा उस वक्त नदीम वगैरह ये बहुत ये उरूज पर थे। हाँ बिल्कुल, यू राइट, टॉप पे थे। तो आपने नदीम साहब की बात की है, हमारे फिल्म के स्टार हैं, और आजकल जो स्टार्स हैं उनकी हम बात कर लें। कराची में जिंदगी कितनी हसीन है फिल्म का शानदार प्रीमियर हुआ है जी, और जियो फिल्म्स के बैनर तले रिलीज होने वाली फिल्म जिंदगी कितनी हसीन है का रेड कार्पेट सितारों से खूब जगमगाया। और फिल्म की स्टार कास्ट इस मौके पर बहुत खुश और एक्साइटेड नजर आ रही थी, और फिल्म देखने वालों का कहना था कि स्टोरी जानदार है, स्क्रिप्ट शानदार है, और प्रोडक्शन भी लाजवाब है, और म्यूजिक भी वर्ल्ड क्लास मिला है। फिल्म खूब चलेगी, लोग ये कह रहे हैं। ये तो हमने जिंदगी कितनी हसीन है की बात की। जापान के बारे में हमें बताएं कि वहाँ के लोगों का अखलाक के बारे में कहते हैं बड़ा ही हुस्न अखलाक में बड़े अच्छे। मेरे एक करीबी रिश्तेदार वहाँ पर रहते हैं, कहते हैं झूठ कोई लफ्ज ही नहीं है वहाँ पर जापान में, ना कोई झूठ बोलता है, ना लोगों को पता है कि झूठ भी कोई चीज़ है। लेकिन झूठ दुनिया भर में होता है, मगर ये जो लेकिन ज्यादा है कम है, ये मामला है। मगर मुझे अभी तक याद है, मैं ये ओसाका शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये जापान का दूसरा शहर, मगर उस वक्त मुझे आदत नहीं थी बाहर जाते वक्त तारा लगाना, इस तरह की आदत नहीं थी। क्या जरूरत थी, क्या कोई जरूरत नहीं, अंदर घुसे क्या करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं थी। अल्लाह करे पाकिस्तान सोच बड़ी अच्छी है ऐसे हालात हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा ये हमने आपसे भी जानना चाह रहे थे, लेकिन चलें फिर कभी बात होगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी न्यूज़ अपडेट्स का वक्त भी हो रहा है, आप न्यूज़ देखिए और हम अपने मेहमानों को रुखसत भी करेंगे। हम सालगिरह मनाया करते हैं, और आज हम जियो पाकिस्तान में सालगिरह मना रहे हैं। मुझे बहुत वो पसंद है, वो अदाकार, बहुत ज़्यादा काम शायद अब आप उनका नहीं देखते, लेकिन जब अदाकारी करते हैं कमाल कर लेते हैं। रशीद नाज, अब्दुल रशीद नाज की बात हो रही है। आज उनकी सालगिरह है। पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद 1948 में वो पैदा हुए थे आज ही के दिन, और पेशावर पीटीवी से उन्होंने अपना टैलेंट जो है वो दिखाना शुरू किया, और बड़े क्विकली सारे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने नोटिस कर लिया दैट ही इज़ हाईली टैलेंटेड। उनके कुछ ड्रामों के कुछ एक्टिंग की बात करते हैं, देखिए हम दिखा भी रहे हैं, और उसके बाद जब वो फिल्मों में आएंगे तो वहां भी छा गए। बड़े बड़े जबरदस्त उन्होंने कैरेक्टर्स किए हैं। पहले तो हम उनको सालगिरह की मुबारकबाद दे दें, और उसके बाद पश्तो से अदाकारी का आगाज तो किया, लेकिन उर्दू ड्रामों, फिल्मों और अब बॉलीवुड में भी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। और अब्दुल रशीद नाज साहब, जिस तरह हमने बताया, 1948 में पैदा हुए, 1971 में पीटीवी पेशावर से पश्तो उसामा, ये जो इस वक्त हम क्लिप्स दिखा रहे हैं, ये इनकी बड़ी आइकॉनिक फिल्म थी खुदा के लिए, ये तो पूरे पाकिस्तान को ही पता है। उसमें इनका एक बहुत बड़ा और अहम रोल था, मौलाना ताहिरी का रोल था इनका, जो कि बहुत ज्यादा पसंद किया गया। ये उसका छोटा सा हम आपको क्लिप दिखा रहे हैं। एक म्यूजिक वीडियो भी इन्होंने रिसेंटली की थी जिसमें ईमान अली भी थी, और बहुत ही जबरदस्त एक मुगल कैरेक्टर वो बने। फवाद खान की पहली फिल्म थी, ये फवाद खान की पहली फिल्म थी। यस, अच्छा अब तो आगे आ गया। हाँ, ये गाने का मैं जिक्र कर रही हूँ। थैंक यू। Sing. कहते हैं ना बाज़ औक़ात आंखें भी अदाकारी करती हैं, तो आपने देखा। हाँ, मतलब एक एक चीज इमोट कर रहे थे बिल्कुल, मतलब ये जो कैरेक्टर मुगल का बने हुए थे वही लग रहे थे। बहुत जबरदस्त अदाकार हैं। तो सालगिरह बहुत मुबारक हो। हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं, इस तरह आप बहुत अच्छा काम करते रहे।
कल का एक इलेक्शन जो खबरों में है, पीपल्स पार्टी ने 13 बरस बाद पतंग काट कर कराची में मलीर की सूबाई नशिस्त फिर से जीत ली है। PS 127 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तजा बलोच ने 21,187 वोट लेकर मैदान मार लिया। हालात बता रहे हैं कि MQM को कराची में तो इसके बानी को लंदन में मुश्किलात का सामना है। PS 127 वही हल्का है जिसके इंतखाब को फारूक सत्तार रेफरेंडम करार दे रहे थे। मलीर के साथ का सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। मैं ये कह दूं कि ये इलेक्शन नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये रेफरेंडम होगा। लेकिन जब इंतखाब हो गया तो फारूक सत्तार ने कुछ आम नुकात उठाए जिनमें पीपल्स पार्टी पर चंद संगीन इल्जामात भी शामिल थे। हकीकी दहशतगर्दों को खुली छूट दी गई। उनके कितने वोट निकले और उनके कितने लोग गिरफ्तार हुए, उनका बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उनका वहां क्या काम था। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने प्रॉक्सी एक वहां ये फैक्टर क्रिएट किया था ताकि MQM के 80 पोलिंग स्टेशनों की रफ्तार को सुस्त किया जाए। फारूक सत्तार ने इस सारे मामले में SSP मलीर राव अनवार का भी नाम लिया जिन्हें MQM हमेशा से अपना दुश्मन कहती रही है। राव अनवार का वो इलाका है मेरे भाई शाहजेब, मगर रात की बसों को जला के खौफ व हिरास किसने पैदा किया? आपके खिलाफ आपके राव अनवार साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जलाई है। के कारकुनान आइडेंटिफाई भी हो गए कि वो उसमें थे। इस पूरी साजिश को समझो, दही इलाकों में जो ठप्पे लगे, जो धांधली हुई है गोट में, जिस तरह जला है, मैं इंशाअल्लाह ताला उनके जो पोलिंग एजेंट्स वहां बैठे थे, क्योंकि उनका कैंडिडेट भी सिंधी जबान बोलने वाला था, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह से ईमानदारी से वहां पोलिंग हुई है या धांधली हुई है। और धांधली से अगर ये इलेक्शन छीना जा रहा है और मेरे हलकों में खौफ व हरास मचाकर पुलिस भी लोगों को मार रही है, उन मोहल्लों में रहते हैं वो हकीकी के दहशतगर्द। बात कुछ भी हो, MQM की कारकर्दगी बहरहाल अच्छी नहीं रही और इससे इनके बानी से ला ताल्लुकी के तनाजुर में जरूर देखा जाएगा। दूसरी जानिब लंदन में बानी MQM के गिर्द भी घेरा तंग करने की तैयारी कर ली गई है। बरतानवी हुकूमत ने साफ कहा है कि अल्ताफ हुसैन के साथ कानून के मुताबिक निपटा जाएगा और कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और इस वक्त MQM जो है ये इंतखाबी नतीजा मानने को तैयार नहीं है। इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे। MQM के रहनुमा मियाँ अतीक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मियाँ साहब, PS 127 का इंतखाबी नतीजा देखने के बाद MQM पाकिस्तान का नेक्स्ट मूव क्या होगा? PS 127 तो आप देख सकते हैं इसमें जो पहला रिजल्ट था वो कितना वाज़ेह था। सुबह से ही जो पीपल्स पार्टी की सरगर्मियां नजर आ रही थी, हुकूमती अरकान सारे सरगर्म अमल थे और वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। और उसमें जो गोट के जो साइडों के वोटर्स थे वो तो किसी को नजर ही नहीं आ रहे थे, वो तो सबके सामने थे और उसमें से ही रिजल्ट जो है वो बना बनाया रिजल्ट सामने आ गया। तो ये तो बात हुई रिजल्ट की कि इसमें हम ये कहेंगे कि धांधली वो जो अपने लेवल पर भी ज्यादा की जा सकती। सेनेटर साहब, क्या आपको नुकसान हो रहा है अपने बानी से ला ताल्लुकी का? देखिए, जहां तक बानी का ताल्लुक है तो कुछ भी हो, बानी तो हमेशा बानी ही रहता है। हम अपने मंशूर से निकाल सकते हैं। अभी बहुत से चैनल्स ने जब जाकर ऑन द ग्राउंड मालूम किया और अपने प्रोग्राम्स किए तो वहां पर यही चीज सामने आई कि बानी तो बानी है, लेकिन ये जो आज का रिजल्ट है इसमें मैं फिर उसी जो आपका पहला सवाल है उस पर आऊंगा कि इसमें ज्यादा बात यही है कि पीपल्स पार्टी ने अपना जो असर रसूख था उसको इस्तेमाल किया और हमसे ये छीन ली। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मियां अतीक साहब आपका। और यहाँ तो MQM हार गई है, अगर हार जीत होती रहती है इलेक्शन में भी और आपको पता है खेल में भी, लेकिन पाकिस्तान ने जो इख्तिताम किया इंग्लैंड टूर का, दिल खुश करती है। क्या जबरदस्त जीत थी और उसके बाद जब पाकिस्तान आ रहे हैं ना तो वो भी काफी खुश आ रहे हैं। वैसे ये टीम के लिए भी बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन है और अपनी बेहतरी के लिए अच्छा हुआ कि T20 का जो एक मैच था हम जीत गए, वरना उनका वापस आना पाकिस्तान बड़ा ही मुश्किल हो जाता।
दौरा इंग्लैंड के बाद पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की वतन वापसी शुरू हो चुकी है। T20 में शानदार फतेह हासिल करने वाले सरफराज अहमद और ओपनर खालिद लतीफ कराची पहुंच गए हैं। इनका कहना है कि T20 के लिए बड़ी मेहनत की गई थी और सब खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया। वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए हौसले बुलंद हैं। सरफराज और खालिद लतीफ का कहना था कि टेस्ट सीरीज बराबर करना भी कामयाबी है। डेफिनेटली हम भी बिल्कुल यही कह रहे हैं। कौमी टीम के दीगर खिलाड़ी मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, हसन अली, इमाद वसीम और वहाब रियाज लाहौर पहुंचे। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। And I can totally imagine, एक तो वो इतना बड़ा सफर करके पहुंच रहे हैं और फिर क्यों बात कर रहे हैं। आपको पता है कभी कभार हम लोग बड़े मुश्किल सवाल भी कर लेते हैं। मेरे जहन में यही बिल्कुल बात थी। हमसे बच के रहे। हाँ, बात कर लेते हैं। तो अभी ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो मेरा ख्याल है ज्यादा T20 के बारे में बात होनी थी और अब मुझे लग रहा है कि आहिस्ता फोकस ज्यादा T20 की तरफ होता जा रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वनडे जो है वो बात अब पुरानी हो गई है और टेस्ट और T20 शायद रह जाए और वनडे बीच में से निकलना शुरू हो जाए। लास्ट खबर पे रहते हैं ना, तो फिर लिहाजा लास्ट उन्होंने T20 जीता कर लेते हैं। हम सब मुझे लगता है वेस्ट इंडीज के टूर जो है ना वो कहा तो एक तरह से होने जा रहा है, तो उसके बाद बहुत बातें करेंगे इंशाल्लाह। वो टूर हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन सियासत में आए तो अयाज सादिक साहब के लिए अभी कोई अच्छा नहीं जा रहा ये माहौल जो बन गया है और उसमें उनका अपना भी कसूर है। सरदार अयाज सादिक की बतौर स्पीकर कौमी असम्बली गैर जानिबदारी पर उंगलियां उठ रही हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ गलत भी नहीं हो रहा। अयाज सादिक ने बज़ाहिर एक जैसे रेफरेंसेस में वज़ीर आज़म को तो क्लीन चिट दी, लेकिन इमरान खान और जहांगीर तरीन के रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भेज दिए, जिस पर तहरीक इंसाफ आग बगोला हो गई। स्पीकर पार्लियामेंट का इस तरह का फैसला करता है, जिसका पैनामा में नाम आया उसको बचा रहा है, जिसका नाम ही नहीं है, जो सारा अपने पैसे वहां से बाहर से बना के पाकिस्तान लेके आता है, उसका नाम डाल देता है। गुज़िश्ता रोज सूरत हाल मजीद खराब हुई जब इमरान खान असेंबली आए और खिताब भी किया, लेकिन स्पीकर अयाज सादिक अपनी कुर्सी पर मौजूद ही नहीं थे। मैं आगे से अयाज सादिक को मैं स्पीकर नहीं मानता, मैं उसको अब आपसे अयाज सादिक कहूंगा। स्पीकर इम्पार्शियल होता है, ये जो उसने जजमेंट दी है ये इस पे कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है, बिल्कुल गैर जानिबदार नहीं है। हम दोनों को भेज देता, एक का नाम उसका पैनामा में अगर भेज मुझे दिया मेरी रेफरेंस, ये कौन सा इंसाफ है। मैं तो इससे ज्यादा करना था क्योंकि वो बड़ा शरीफ आदमी बैठा हुआ था, मुझे पता नहीं कौन था स्पीकर। मैं तो इससे बहुत उसको देख के मैं थोड़ा सख्त ज़बान नहीं इस्तेमाल की। स्पीकर के इस रवैये के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। इससे कबल रेफरेंसेस के मामले पर पीपल्स पार्टी ने भी अयाज सादिक को तनकीद का निशाना बनाया और कानूनी रास्ते अपनाने पर गौर करने का इशारा भी दे दिया। सामने आता है स्पीकर के किसी भी रेजोल्यूशन के खिलाफ, किसी भी रूलिंग के खिलाफ, तो हम आइन और कानून के मुताबिक वो मूव कर सकते हैं। इसमें पहले फैसला खुद PTI को करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो PTI के दो जो रेफरेंसेस थे मुस्लिम लीग नून ने डाले थे वो रद्द हुए हैं। स्पीकर चेयर पे बैठने के बाद किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं होते। नेचुरली इसमें कोई डाउट नहीं, हर स्पीकर किसी न किसी पार्टी का मेंबर होता है और फिर स्पीकर बनता है। अयाज सादिक यूं तो गैर मुतनाज़ा स्पीकर समझे जाते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ और शीरी मजारी के झगड़े में उनकी गैर जानिबदारी पर सवालात उठ गए थे। चश्मा 3 और चश्मा 4 जो न्यूक्लियर I will not expunge it. आप कंटिन्यू करें, ये घंटा में मुकम्मल होगा। ट्रेंड जिसके मुताबिक कायदे से का जो प्रोजेक्ट है वो जून 2018 का ध्यान करता हूँ। खातिन इस किस्म का बिहेवियर करें, उनको जवाब भी फिर उसी तरह का मिलना चाहिए। आप कंटिन्यू करें, मुकम्मल होगा। इसके अलावा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद मुसलसल अयाज सादिक की जानिबदारी की शिकायत करते रहते हैं। आप मुझे बताएं मैं किस फोरम पे जाऊं? शेख साहब मैं बता रहा हूँ, आप वजीर आजम आते हैं, सबसे बड़ा पूछते हैं असेंबली में, पूछते हैं कि शेख रशीद सीट पे बैठा है, आप मुझ पे मेहरबानी करें स्पीकर को कहें कि मेरा स्पीकर खोल दे। मैं 3 दफा 4 दफा वजीर इत्तलात रहा हूं, बाहर आके मीडिया को कहना पड़ता है
अगर मेरा स्पीकर खोल दे मुझे शाम को खुद रियाज सादिक अपने हल्के N122 में दोबारा इंतखाब के हुक्म के बाद गुज़िश्ता साल अगस्त में अपनी नशिस्त से हाथ धो बैठे थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने दोबारा इन्हीं को मुंतखब किया। विफाकी वज़रा को ऐवान के इजलासों में शिरकत का पाबंद ना बनाना भी इन पर तनकीद का एक बड़ा सबब है। आपने देखे ना कि जैसे वो स्केलेटन्स इन द क्लोजेट होते हैं, उसामा ने भी खींच के सारी पुरानी चीजें निकाली हैं। बट या दिस इज द न्यूज। और आपने देख लिया हम आपसे थोड़ा थोड़ा दूर जा रहे हैं, लेकिन हम बहुत करीब आने वाले हैं आपके दोबारा थोड़ी देर में। जियो हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, उसके बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। कानूनी हो या गैर कानूनी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कराची में तमाम हाइड्रेंट्स बंद रहेंगे। टैंकर के पानी पर गुजारा करने वाले शहरियों को पानी कैसे मिलेगा? हुकाम अभी कुछ करते नजर नहीं आते। कुर्बानी की ईद करीब आई और फिर वही हुआ, सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। ना कोई कंट्रोल करने वाला, ना कोई नोटिस लेने वाला। कुर्बानी फिर अवाम ही देंगे। सरप्राइज है, सेरेना विलियम्स बाहर हो गई, एंडी मरे बाहर हो गए और ओलंपिक्स में भी हमने यही देखा था। इनको आउट भी किया जो रैंकिंग्स में नंबर 10 और नंबर 6 थे। खैर इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी जिस खबर की हम बात करने लगे हैं वो कराची के बारे में है। चूंकि कराची में गुज़श्ता रोज बीते जमानों की झलक दिखाई दी, जब मलीर में सिंध असम्बली के हल्का 127 में ज़िमनी इंतखाब के मौके पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ धड़े आपस में ही लड़ पड़े। बड़ा मार्का मुत्तहिदा और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनों के दरमियान हुआ, जिन्होंने मुक्कों, घूसों और लातों और डंडों का आजादाना इस्तेमाल किया। ज्यादा कशीदगी खोखरा पार और मलिका इलाकों में रही, जहां हवाई फायरिंग से 2 अफराद जख्मी भी हो गए। इसके अलावा गुज़श्ता चंद रोज से शहर में नामालूम अफराद फिर सरगर्म है। 5 सितंबर को नामालूम अफराद ने सिंध हाई कोर्ट की पार्किंग में जो कायदे तहरीक का गद्दार है, मौत का हकदार है, के बैनर्स लगा दिए, जबकि सदर के इलाके रीगल चौक पर MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार के खिलाफ भी बैनर लगाया गया। इससे अगले ही रोज 6 सितंबर को रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बैनर्स आवेजा कर दिए गए, जिन पर लिखा था कि जो मुल्क का गद्दार है वो मौत का हकदार है। उस तरफ के बैनर लगा रहे वो भी नामालूम अफराद हैं, जो इस तरफ के बैनर लगा रहे वो भी नामालूम अफराद हैं। और ये जब तक मुअम्मा हल नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि कराची के अमन को पायदार बनाने के लिए हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसके अलावा 2 रोज के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम 6 गाड़ियां जलाई जा चुकी हैं। पुलिस ने रात गए भैंस कॉलोनी से MQM के 3 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने लांढी में बस जलाई। इससे पहले 3 बसें और 1 ट्रक जलाए जाने के इल्जाम में जुमेरात को भी MQM के 3 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जियो न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे पूछते हैं, फहीम सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये लोग वाकई कोई नामालूम अफराद हैं या कुछ इनका पता चल सका है? देखिए, जो मेरे मालूम जराए हैं वो ये कहते हैं कि इसमें कुछ लोग अब नामालूम नहीं रहे हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो अब से पहले तक नामालूम अफराद थे, और ये नामालूम अफराद जैसे कि आपने भी कहा कि इनका ताल्लुक जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बताया जा रहा है। और जब कल हमने जब परसों रात जो है ये वाक़यात शहर में यक़े-बाद दिखरे हुए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 बसें और 1 ट्रक जला दिया गया, तो हमने IG सिंध से इसके ऊपर बात की। हमने कहा ये है क्या मामला, आखिर कौन है ये लोग जो अचानक जो है इस तरह से सरगर्म हो गए और आके शहर की सड़कों पर गाड़ियाँ जला रहे हैं। और गाड़ियाँ जलाने का जो वाक़या पिछले 2 साल में इस तरह से रोनुमा नहीं हुआ था जिस तरह से कि माजी में होते रहे थे। तो IG सिंध साहब का ये कहना था कि ये मामला जुड़ा हुआ है PS 127 के ज़िमनी इंतखाब से। और फिर कल शाम में जो है पहले एक मुकदमा दर्ज किया गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक यूनिट इंचार्ज समेत 3 अफराद के खिलाफ, और ये सुखन थाने में दर्ज हुआ। और फिर रात को जैसे आपने भी बताया कि भैंस कॉलोनी से जो है 3 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ये वाले जो नामालूम अफराद हैं ये तो मालूम हो चुके हैं, लेकिन ये मामला अगर हम नामालूम अफराद के कुछ अर्से जो हम बात कर रहे हैं कि सरगर्म हुए, तो ये सरगर्म होना जो है ये बैनर से नहीं है। अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएँ तो हमें ये नामालूम अफराद शहर में बदला ग्रुप की चौकिंग करते नजर आ रहे हैं। पहले बदला ग्रुप की चौकिंग होती है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जो वही उसी तरह का मामला है कि बानी तहरीक जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उनके हक में चौकिंग की जाती है। शहर के पहले PIB में जहाँ फारूक सत्तार की रिहाइश है उसके अतराफ में होती है, फिर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हो जाती है, और सिर्फ शहर में नहीं सिंध के दीगर इलाकों में भी हो जाती है। उसके बाद फिर ये बैनर्स लगते हैं, फिर जवाबी बैनर्स लगते हैं, और फिर गाड़ियाँ जलाने का मामला है। लेकिन नामालूम अफराद जो है ये मालूम हो सकते हैं, मैं फिर कहूँगा ये मालूम हो सकते हैं अगर इदारे जानना चाहें
चाहें कि ये कौन है। अच्छा फहीम साहब, आपने बताया 127 हल्का से जुड़ा हुआ है सारा मामला, बैनर्स का भी, बसें और ट्रक जलाने का भी, तो अब वो इलेक्शन हो गए, पीपल्स पार्टी वहां जीत गई, अब ये मामला रुक जाएगा नामालूम अफराद वाला, या खुदा न खास्ता अब भी हमें नजर आएगा? देखिए मैं समझता हूँ ये जो गाड़ियां जलाने वाला वाकया है ये तो शायद रुक जाएगा, लेकिन जो अभी बैनर वाला मामला है ये शायद अभी चलेगा। अभी बैनर, जवाबी बैनर जो है ये सिलसिला अभी चलेगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि वो नामालूम अफराद अभी तक पुलिस उन तक पहुंची नहीं है, इदारे उन तक पहुंचे ही नहीं है। सिंध हाई कोर्ट के बाहर जहां कैमरा तक लगा हुआ है वहां एक कोई जो है बहुत आसानी से आके बैनर्स लगा के चले जाता है। शहर का मसरूफ तिजारती मरकज, मसरूफ कारोबारी मरकज रीगल चौक, वहां कोई आता है बैनर लगा के चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता। सीसीटीवी कैमरास शहर में लगे हुए हैं, जो पुलिस ने लगाए हैं, जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, उसके अलावा लोगों के अपने भी लगे हुए हैं। अगर पहुंचना चाहें कोई मसला नहीं है पहुंचना, लेकिन शायद पहुंचना नहीं चाहते जो नजर आ रहा है। लेकिन फहीम साहब वो सीसीटीवी कैमरास की क्वालिटी का भी पता ही है आपको, यहाँ इतने मुजरिम इतनी बड़ी वारदातें करके भाग गए, वो कैमरों से भी सही पता नहीं चल सका। लेकिन बात यह कि देखिए किसी हद तक क्लू जरूर मिल जाता है। सिंध हाई कोर्ट के बाहर जो कैमरा लगा हुआ है उसके बारे में मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जो है कोई बहुत ही खराब कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट खुद उसके ऊपर नोटिस ले चुकी है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर नोटिस ले चुकी है। तो वो कैमरा फिर बेहतर कैमरा है जो हमने देखा भी है। उसकी अगर जद में कोई आए बगैर लगा के चला गया और ये पुलिस का ये दावा है तो मैं इस दावे को जो है तस्लीम नहीं करता। और फिर बात यह है कि आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या कर रही है। अगर आप कैमरों के ऊपर ही पूरा शहर चला रहे थे तो फिर आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या कर रही है, जिसकी बुनियाद पे आप बड़े बड़े दावे करते हैं। तो जब तक ह्यूमन इंटेलिजेंस को आप अपने एक्टिव नहीं करेंगे कोई मुश्किल नहीं है कि आप इन तक मुल्जिमान तक ना पहुंच सकें। अच्छा फहीम, बाज इलाकों में पुलिस ने सियासी जमात के जो सेक्टर इंचार्ज है उन समेत कारकुनों पे भी मुकदमा दर्ज किया है, क्या तफसील है आपके पास इसकी? जी जैसे मैंने पहले कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक यूनिट इंचार्ज समेत जो है वो 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था सुक्कन थाने में। ये एक बस और एक ट्रक जलाने का मुकदमा है। उसमें उनका यही कहना है, पुलिस का यही कहना है कि इन अफराद ने जो है ये शहर में जो है ये वाकयात किए हैं। इसमें से 2 वाकयात को तो ये कहते हैं कि इन अफराद ने किए हैं। फिर कल शाम में जब हम देखते हैं कि इलेक्शन का जो है वो खत्म हो जाता है, वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाता है, उसके बाद ये लांडी के इलाके में जो मंजिल पंप पर जो है वो बस चलाई गई है। तो इसके बाद जो है कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। तो इस सिलसिला मैं समझता हूँ PS 127 से जैसा पुलिस खुद भी कह रही है कि जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ जरूर था और ये शायद सिलसिला अब रुक जाए। लेकिन इसके ऊपर जो अगर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका एहतजाज सामने आया, उन्होंने बड़ी क्लियर कहा है कि अगर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया तो वो एक गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ये बहुत तशवीशनाक हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी साहब, आपने हमें वक्त दिया और उम्मीद करते हैं अब ये वाकयात दोबारा हमें नजर, कराची के हालात पहले से बेहतर हैं और मजीद बेहतर होने चाहिए। अच्छा अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और एक गाना आपने सुना हुआ है ना, दिल तो बच्चा है जी, तो वो आपको याद होगा। तो कुछ गाना वो मुझे याद आ रहा था जब मैंने इस बड़े ही प्यारे ओल्ड कपल को डांस करते हुए देखा। अच्छा दोनों का अंदाज भी एक जैसा ही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे काफी प्रैक्टिस की गई है इसके लिए। पूरी जिंदगी नहीं आपको लग रहा है इनकी गुजरी होगी यही डांस करते हुए? हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये जवानी से ही इस तरह डांस कर रहे हैं और उसके बाद, और ये मुझे लग रहा है कि जदीद किस्म का डांस है। और उसामा ये म्यूजिक भी चल रहा है, ये बड़ा स्टेप्स जो है ये म्यूजिक के साथ चल रहे हैं। वाह, अच्छा उनके स्टेप्स भी ऐसे हैं जिसमें उनको खतरा ना हो, वो बहुत ज्यादा हाँ जोश ना नजर आए कि गिर ना जाए ना कहीं, बात की है वो गिर ना जाए कहीं, चोट ना लग जाए उनको। गिरेंगे, वो आपसे बेहतर डांस कर रहे हैं, ये लग रहा है ये बंदा गिरने वाला है। मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ फौरी तौर पर, कमाल है। लेकिन आप देखें म्यूजिक की बीट के साथ, तो ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा आपको हिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है डांस पे। इसका मतलब है सिर्फ आप बीट को फॉलो करें और उसके साथ आप डांस कर रहे हैं तो कमाल। अच्छा इंस्ट्रक्शंस तो ये इस तरह देते हैं उसामा कि जैसे पैदा हुए थे ना, मतलब ये डांस मूव्स करते हुए, शुक्र करें इतनी अच्छी कर रहे हैं वो डांस। मैं अक्सर कह रहा था, मैंने कहा है कि ज़बरदस्त, और मुझे लगता है अगले 20-40 साल तक कोई इसी तरह डांस कर सकते हैं। हाँ ये इनकी मेहंदियों पे क्या मजा आता होगा जब इस किस्म के कुछ तो शादी के फंक्शंस होते ही होंगे ना, मेहंदी शेंदी। No, I'm not talking to you. आप मजाक रहिए, शादियां नहीं करते, इनके फंक्शंस नहीं होते, इनके अपने हिसाब से इनकी मेहंदी नहीं होती, कोई ढोलक, कोई टप्पे, कोई लुड्डी। आप ना इनके पास जाइएगा, इनका पता करवाइए, एड्रेस सुबह को दे, उनको जाके किस तरह आप लोग डांस कर रहे हैं। पता नहीं आपकी शादी इतनी बोर होती है, मैं आपको बताती हूँ, लाओ ढोलक लाओ, ढोलक बजाओ, मेहंदी लगाओ दोनों। अच्छा उसामा आगे प्लीज, वी गोना मूव, वी हैव सो मच। आज बहुत कुछ है शो में, आखिरी दिन है ना हफ्ते का, तो लिहाजा अच्छा
ईद पर ना बकरों को भी मेहंदी लगाई जाती है, बहुत से लोग, और दुम्बों को भी मेहंदी लगाते हैं। और हमेशा शिकायत होती है कि ईद कुर्बान आते ही महंगाई हो जाती है, बकरे और जानवर महंगे हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, और भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। बकरीद मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी ईद होने के सबब मईशत के मुख्तलिफ शोबों में तेजी का सबब भी बनती है। अच्छा, इस पे जो है वो अली इमरान ने एक रिपोर्ट भी बनाई है, मेरा ख्याल है हम वो देख लें। मजहब से जज्बाती और रूहानी लगाव के सबब इसका बराह रास्त ताल्लुक कभी मुआशियात से जोड़ना पसंद नहीं किया गया, लेकिन मजहबी उमूर पर खर्च बिलवास्ता मईशत के पहिए को तेज तर करने की वजह बनता रहा है। क्रिसमस, होली, दिवाली, नौरोज, ईद मिलादुन्नबी और मुहर्रमुल हराम समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र से जुड़े त्यौहार मईशत के मुख्तलिफ कारोबार, रोज़गार और खिदमात के शोबों में तेज़ी का सबब बनते हैं। मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद ईद कुर्बान है, लिहाजा इसका खर्च भी बड़ा है। बेशतर अफराद कुर्बानी के हिस्से जबकि दीगर अलग अलग कुर्बानी को तरजीह देते हैं। कुछ अच्छी आमदन वाले अफराद इस अहम फरीजे के लिए एक से ज़ायद जानवर भी ज़िबा करते हैं। कम से कम 1 लाख रुपए तो होने चाहिए, जिसमें बकरे भी आ जाए, एक छोटा सा जानवर बड़ा भी आ जाए। तो ये दोनों आप करेंगे इंशाल्लाह ताला 25 से 20 तक ये रेंज है हमारी। एक अंदाजे के मुताबिक अमन व अमान और मईशत में बेहतरी के सबब रवा साल कुछ जायद कुर्बानी होने का इम्कान है और ये तादाद 80 लाख जानवर तक पहुँच सकती है, जिनमें 50 लाख गाय और बकिया भेड़, बकरे और छोटे जानवर शामिल हैं। देही इलाकों में हजारों खानदान जानवरों को साल साल पालते हैं ताकि बकरीद पर अच्छी आमदन से साल के खर्चे को सहारा मिले। 50 लाख गाय की औसत मोहतात कीमत 35,000 रुपए भी ली जाए तो रवा साल मुमकिना तौर पर कुर्बान किए जाने वाली गाय और बछिया की मालियत 175 अरब रुपए होने का तखमीना है। बकरों की औसत कीमत मुहतात तौर पर 18,000 रुपए फी बकरा लें तो ये खर्च 54 अरब रुपए है। इन 229 अरब रुपयों में देही इलाकों में रहने वाले हजारों खानदानों की आमदन, जानवरों को शहरी मार्केट्स तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर का खर्च और दीगर शहरों में मंडी, तरपाल, चारे और मार्केट की फी जानवर पर्ची और दीगर खर्च भी शामिल हैं, जिनका तखमीना 5 से 10 अरब रुपए हो सकता है। एंड टू मी ये कोई 400 बिलियन की एक एक्टिविटी होती है 1 से 1.5 महीने के दौरान। उसमें डिफरेंट तबके के डिफरेंट लोग उसमें उसके बेनिफिशरी होते हैं। और एक रफ एस्टिमेट ये है कि 5 मिलियन गाय और 3 मिलियन बकरे पाकिस्तान में, टोटल 8 मिलियन जानवर स्लॉटर होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और जिसका मेजर पोर्शन आई थिंक 25% कराची में होता होगा। अब इस गाय की कुर्बानी के साथ जो रिलेटेड चीज़ें अगर उनको आप देखने जाएँ तो खाली जो एनिमल की कॉस्ट है, अगर आप 8 मिलियन एनिमल की कॉस्ट लगाएं, ये तकरीबन 300 अरब रुपए बनती है। जानवरों की मंडी से घरों तक ट्रांसपोर्टेशन के खर्च का अंदाजा 4 अरब रुपए है। जानवरों की सजावट और चारे के खर्च का अंदाजा भी 4 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। और अब हो ईद कुर्बान के VIPs यानी कसाईयों और उनके रेट्स की बात। 2,000 से 2,500 रुपए तक होंगे और बच्चियों को होंगे 5,000 6,000। मौजूदा रेट्स के हिसाब से कसाईयों की आमदन हैरत अंगेज तौर पर 25 अरब रुपए हो सकती है। बकरीद पर एक और अहम आबादी के लिए फीकस 500 रुपए लिया जाए तो ये 20 अरब रुपए का खर्च है, जो दर्जियों और टेक्सटाइल सेक्टर की आमदन का एक जरिया है। ईद कुर्बान के मौके पर खाने, बारबेक्यू इंतजामात, मुख्तलिफ मसालेजात और सब्जियों यानी टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज और दीगर लवाजमात पर गरीब से गरीब खानदान खर्च करता है। अगर ये खर्च महज 200 रुपए फी घर लिया जाए तो खाने पीने के लवाजमात पर खर्च का अंदाजा 10 अरब रुपए के लगभग होगा। हज भी ईद कुर्बान से ताल्लुक रखने वाली इबादत है, जिससे कौमी एयरलाइन समेत एविएशन सेक्टर को 10 से 20 अरब रुपए की सेल मिलती है। यूं रवा साल ईद उल फितर पर किए जाने वाले खर्च का मुहतात तखमीना 300 अरब रुपए होने का इम्कान है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। और अब बात हो जाए एक खिलाड़ी की जो हर तरह से खिलाड़ी कहे जाते हैं और बार बार उनका हर कुछ अरसे बाद, कुछ सालों के बाद खिलाड़ी का एक रिवाइवल हो जाता है। इसको कहते हैं किस तरह लोग मिसलीड करते हैं किसी को। हम किसी खिलाड़ी की बात नहीं कर रहे, खतरों के खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, खिलाड़ी 420, समझ आ रही है? अक्षय कुमार की बात हो रही है, जिनकी आज सालगिरह है और हम अपने शो में उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और आज उनकी उम्र क्या होगी जरा गेस करें आप।
करें ना बताएं। मैं भी गेस कर रही हूँ। नहीं एक्चुअली फॉरगेट इट, वो इतने यंग लगते हैं कि क्या उम्र पे जाना। तो उन्होंने जो स्टार्ट किया, मैं आपको बता दूं उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि वो फिल्मों में आने से पहले वो एक रेस्टोरेंट में शेफ थे बैंकॉक में, और साथ ही मार्शल आर्ट्स भी सीखते थे, और वहां से उन्होंने शुरुआत की। कॉमेडी में भी बड़ा नाम बना लिया उन्होंने। उनका एक सीन वहाँ से बिल्कुल ये बात करते हुए कह रही थी कि अक्षय कुमार भी बिल्कुल उस किस्म के एक्टर हैं हु हैज गॉटन बेटर विद टाइम। वो जब शुरू में आए थे तो आई एम सॉरी थोड़े से शोधे से लगते थे, वो इतने अच्छे मुझे नहीं लगते थे। अब ही लुक्स ग्रेट ऑन स्क्रीन, ही हैज बिल्ट अप बेहतर करता जा रहा हूं टाइम के साथ। बिल्कुल, लेकिन आपकी पेस उतनी नहीं है जितनी। और इसमें उनकी शादी का भी शायद असर हो, ट्विंकल से उन्होंने जी, ट्विंकल खन्ना, राजेश खन्ना, डिम्पल कबाड़िया की बेटी, उनसे शादी हुई है। और अच्छा एक बात, अक्षय बुराना बनाया तो वो जब डांस करते हैं तो मुझे उसमें भी एक्शन नजर आता है ना थोड़ा सा। मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी और आपने क्या कह दिया, इतना कमाल का डांस करते हैं, सारा खराब कर दिया। ओह वेल, सो दैट्स अबाउट बॉलीवुड। लेट्स मूव ऑन टू स्पोर्ट्स नाउ, और थोड़ा सा यूएस ओपन का भी आपको बता दें। यूएस ओपन टेनिस में बड़े बड़े अपसेट हो रहे हैं, ये हमने आपको जिक्र किया था थोड़ा। जो लोग देख रहे हैं वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेके गए होंगे और फिर हुआ क्या? आज हमें चाहिए था कि हम मुबारकबाद देते, हमारे जो जापानी मेहमान आए थे, कि उनके ही मुल्क के एक खिलाड़ी ने एंडी मरे को हरा दिया। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात है। आई एम श्योर वो भी हमारा शो देख रहे होंगे, तो मुबारक उनको। हम यहाँ आसान नाम नहीं थे। छोटा सा ब्रेक, अच्छा, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़े नाम। जिस तरह आप देख रहे थे जियो न्यूज की स्क्रीन पर, एक बहुत अहम इजलास हो रहा है, काबीना का इजलास है, उसमें क्या कुछ हो रहा है इस पर हम बात करेंगे। आसिफ अली भट्टी जियो न्यूज के नुमाइंदे हैं, हमारे साथ हैं। आसिफ, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जरा ये बताएं कि ये काबीना का जो इजलास है बड़ा रेगुलरली होना स्टार्ट हो गया, पहले हम नहीं सुनते थे कि इतनी तेजी से हो रहा हो। हुमा, आपका और उसामा का बहुत शुक्रिया। और वास्तव वफाकी काबीना का ये तीसरा मुसलसल इजलास है तीसरे हफ्ते में, और वाकई ये आपकी बात सही है कि तवातर के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है जब सुप्रीम कोर्ट का एक अहम डिसीजन आया था, जिसमें तमाम जो फैसले वफाकी काबीना को इत्मीनान में लिए बगैर किए गए थे पिछले 3-4 बरसों में, उन तमाम की रेक्टिफिकेशन का कहा गया था। और अब उन तमाम का प्रोसेस एक बनाया गया है। एक कुछ जो काबीना का इजलास 3 हफ्ते पहले हुआ था, फिर पिछले हफ्ते हुआ और आज हो रहा है, उसमें उनको पेश किया जा रहा है रेक्टिफिकेशन के लिए। और अहम तरीन आज का इजलास इस लिहाज से भी है कि 19 पॉइंट एजेंडा रखा गया है उसामा। उसके अंदर तीन अहम पॉइंट रखे गए हैं। एक तो ध्यामेर भाषा डैम है, उसकी जमीन का मामला है। दूसरा जो हमारे यहाँ अफगान मुहाजिरीन हैं उनके लिए एक कार्ड जारी किया जाता है हर 3 साल के बाद, ट्राईपोर्ट मुआहदे के तहत एक्सटेंशन उनकी होती है, उसकी भी एक्सटेंशन देने का आज मामला 31 दिसंबर 2017 तक अप्रूवल दी जाएगी। तीसरा अहम मामला उसामा, जो कि पाकिस्तान के अंदर साइबर क्राइम लॉ एक बनाया गया है, जिसकी अप्रूवल कैबिनेट दे चुकी है, उसके बाद पार्लियामेंट से भी मंजूरी हो चुकी है। अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन का मामला है। और साथ ही में उस अप्रूवल के अंदर जो सबसे अहम नुक्ता रखा गया है वो है जो साइबर क्राइम की फोरेंसिक टेस्टिंग होती है, उसकी जो छानबीन होती है, चूंकि हमेशा से FIA उसको डील करता है, अब भी डील करेगा, लेकिन एक अलग अथॉरिटी या एक अलग डिवीजन या एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की तजवीज़ दी है वज़ारत कानून इंसाफ ने, जो कि इन तमाम केसेस की जो कि फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए आएंगे और वो इंडिपेंडेंटली अथॉरिटी अपना काम करेगी। बहुत अहम है ये भी। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी आपका, आपने इन अहम फैसलों के बारे में बताया काबीना में, और इसके बाद जो भी खबरें सामने आएंगी जी न्यूज़ उसके बारे में लोगों को बताता रहेगा। ईद की बात हो रही है, ईद बिल्कुल करीब आ गई है, और उसके बाद कुछ तब्दीलियां भी आ जाती हैं, जैसे कि कीमतों की, और इसमें कितनी रेगुलरिटी है, यानी हर दफ़ा इस तरह क्यों होता है, इस पर हम आगे बात ज़रूर करेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों की कीमत को पर लग गए हैं, हर जगह मुनाफाखोरी नज़र आ रही है। ईद उल अज़हा के करीब आते ही कराची में रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां 30 से 40 रुपए किलो तक महंगी हो गई हैं। किसी भी त्यौहार के करीब आते ही मुल्क के बड़े शहरों खुसूसन कराची, लाहौर और पेशावर, इस्लामाबाद वगैरह में मुनाफाखोरी उरूज पर पहुंच जाती है। ये वजह है कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी ईद के नज़दीक आते ही खानों को तड़का और जायकादार बनाने के लिए सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। और रिटेलर्स का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के सबब अखराजात बढ़ जाते हैं। आमतौर पर जो सुजुकी या डाले वगैरह या गाड़ियां सब्जी लाने ले जाने का काम करती हैं, ज्यादातर मंडियों से जानवर उठाने में मसरूफ हैं, इसलिए जो रूटीन काम कर रहे हैं उन्होंने अपने किराए मुंह मांगे कर दिए हैं। गोश्त को और इसको गिलाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, जायका बढ़ाने के लिए लाजमी जुज़ टमाटर हैं, जो चंद दिन पहले तक 20 से 25 रुपए फी किलो पर फरोख्त हो रहे थे और अब 80 रुपए तक पहुंच चुके हैं, जबकि 20 से 25 रुपए किलो में बिकने वाला प्याज भी अब बढ़ चुका है और 30 रुपए किलो पर इसकी कीमत है। इसके अलावा लीमू 80 रुपए से बढ़कर 200 रुपए
और इसके बाद हम बात करेंगे तोरी की, एक अहम सब्जी है, मुझे भी बहुत पसंद है। 40 रुपए इजाफे से 80 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। और लहसुन आपको पता है लाजमी जुज़ होता है, आपने जो भी सब्जी बनानी है उसमें हमारा लहसुन का इस्तेमाल होता है। 250 रुपए से 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है। और अदरक की कीमत भी, हमेशा ये अदरक महंगी होती है लेकिन अब तो 40 से बढ़कर 200 रुपए किलो हो चुकी है। तो ये कीमतें बढ़ गई हैं सब्जियों की। इसकी वजह क्या है, फिर ये जानना बड़ा जरूरी है। अभी पहले ही जानवर की कीमत इतनी ज्यादा है कि अब सब्जियां भी लोग ना खा सकें, बहुत ही मुश्किल है। खैर एनीवे, अभी हम बात कर रहे हैं जियो न्यूज नुमाइंदा रियाज एनडी से। रियाज, बताइएगा कि कराची के बाजारों में क्या क्या चल रहा है और ये कीमतें कहां तक पहुंच रही हैं? कीमतों को ऐसा लगता है कि किसी ने एक्सेलरेटर पे पाँव रख दिया है और वो बस चलती जा रही है। कल तक लीमू का रेट हमें मिला था 120 160 रुपए की रेंज में, आज वो 50 रुपए पाव हो गया, यानी 200 रुपए किलो हो गया। तो पहले तो मैं आपको थोड़ी सब्जियां भी दिखाता हूँ। बड़ा लवली वेदर है तो फ्रेश सब्जियां भी अच्छी लग रही है, लेकिन कीमतें जो है वो डेफिनेटली परेशान कर रही है। ना शुरू करता हूँ एक एक करके आइटम के साथ। ये कच्चा पपीता नॉर्मली आपको ये चाहिए गोश्त गलाने के लिए। आप एक आम दिन में जाते हैं, ये मिल जाता है आपको 30-40 रुपए किलो में। इस वक्त ये 120 रुपए किलो बिक रहा है। आगे और लेके चलता हूँ, कुछ और आइटम्स आपको पहले दिखाता हूँ, उसके बाद उसकी वजूहात क्या है उस पर भी बात करेंगे, लोग कैसे उसको कर रहे हैं। लहसुन की आपने बात की, छिला हुआ लहसुन जो है ये 100 रुपए पाव है, यानी 400 रुपए किलो है। ये जो बन है ये तकरीबन 300-320 रुपए की रेंज में है। टमाटर बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है कि ये 30-30 रुपए किलो बिक रहा था कि ले लो भाई, कोई लेने को तैयार नहीं था। अब 80 रुपए है और अभी तक एक्सीलरेटर पर पाँव है, डेफिनेटली ये जाएगा। अदरक 120, ये भी ऊपर जा चुका है। लीमू जो है वो 50 रुपए है, जो आपने अभी बताया। और मिर्च वगैरह बाकी चीज़ें, प्याज जो है वो भी 25 रुपए किलो थी, बहुत महंगी हो गई। सबसे पहले मैं अम्मा से बात करूँगा। अम्मा, सब्जियां महंगी हो गई है? जाहिर बात है, बहुत महंगी हो गई है। हाँ, बहुत महंगी हो गई है। गरीब आदमी ना सब्जी खा सकता है और ना दाल। ना सब्जी खा सकता है। बकरीद आ रही है, गोश्त खाइएगा। ठीक है, आप भेज दीजिएगा। तो ये एक जर्नल, एक आम सा व्यू है हुमा, जो आपको मार्केट से मिलता है ना। ये दुकानदार है, उनसे पूछते हैं। ये बड़ा मुश्किल है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि मंडी से सब्जी महंगी है या रिटेल सेक्टर पे या रिटेल लेवल पे आके महंगी हो गई है। बीच में एक इंतजामिया होती है, वो किसी ने रबड़ से मिटा दी है, नजर ही नहीं आती। तो पहले पूछते हैं इनसे कि भाई ये क्या 30 रुपए किलो 80 रुपए कर दिया तुमने, ये क्या हो गया? जो आधा किलो ले रहा था वो 2 किलो ले रहा है। पीछे माल नहीं है, पीछे मंडी वालों ने 60 कर दिया, महंगा हो गया, इस वजह से महंगा कर दिया। आपने किया, उन्होंने किया? पीछे से महंगा आएगा तो यहाँ महंगा बिकेगा ना। सब 70 रुपए किलो मंडी से आ रहा है, 70-65 रुपए किलो। यहाँ क्या दाम बेचेंगे? खाली माल लाने का खर्चा 1000 रुपए मंडी से यहाँ तक। रियाज, एक मैं बात यहाँ पर कह दूं, अच्छा मेरी फैमिली में भी बास लोगों का इससे जुड़ा हुआ है बिजनेस मंडी में, तो वो बड़े परेशान होते हैं। लेकिन और मजीद 10-5 रुपए बढ़े उससे कोई फर्क नहीं इतना पड़ता है। उसामा, सॉरी मैं आपको मिस कर गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग मेरे भी फैमिली में इससे जुड़े हुए हैं, तो वो इस पर बड़ा एतराज करते हैं, कहते हैं कि ये तो डिमांड सप्लाई का मसला है, हम जानबूझ के कीमतें तो ऊपर करते नहीं है, एकदम से डिमांड बढ़ जाती है और फिर उसकी वजह से सप्लाई उतनी नहीं होती, तो फिर चीजों की कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं। वेरी राइट, आई बाय योर आर्ग्यूमेंट। आपका जो भी कहना है मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन हम मौसम को भी ले आते हैं इसके अंदर। मौसम ऐसा है कि इसमें सब्जी की जो शेल्फ लाइफ है, जो उसकी ज़िंदगी है, वो ज़रा बढ़ जाती है। सप्लाई अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है। जब ये सब मिलता है तो उसकी वजह से सप्लाई भी बेहतर होती है, तलब बढ़ती है, सप्लाई भी बेहतर होती है। बिल्कुल, तो डिमांड सप्लाई का गैप इतना अच्छा रियाज, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया। लेकिन वो अम्मा का आप एड्रेस ले लेना, क्योंकि आपने उनको गोश्त पहुंचाना है और मुझे उनको देख के लग रहा था शी मेंट बिजनेस, शी वांट्स हर गोश्त। बहुत शुक्रिया, कितने जबरदस्त तरीके से और बड़ी जल्दी उन्होंने सारी चीजें हमें समझाई हैं। तो ये जी कीमतें ऊपर जा रही हैं और इसके लिए मुझे जो तरीका समझाया गया ना, वो एक मेरे बात हो रही थी किसी से, उन्होंने कहा कि आप सब्जी उतनी लें जितनी आपको जरूरत है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अब जाएंगे सब्जी लेने तो कहेंगे 20 किलो हम प्याज खरीद लेते हैं, ईद के बाद तक काम आएगा, तो बस उतना लें 2-3 दिन के लिए। और जो प्राइसेस है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा वाला जो लोग स्टॉक कर लेते हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल ले सकते हैं। मतलब जहाँ अदरक लहसुन इतनी महंगी हो चुकी हो, नहीं ले सकते। अफसोस की बात है। अच्छा, एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड पर हम आ रहे हैं।
क्योंकि रिकॉर्ड बनते चले जाते हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको बताएं? ऑन अ रेगुलर बेसिस हम कोई ना कोई आपको नया वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाते हैं और आज जो हम आपको बता रहे हैं ये दुनिया की सबसे लंबी बिल्ली का रिकॉर्ड है और ये लूडो इसका नाम, ये बिल्ली है वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्ला है, बागर बिल्ला। आपको बता दें कि ये इंग्लैंड में है, लूडो इसका नाम है और ये है 3 फुट 10 इंच लंबी बिल्ली। इतनी बड़ी लूडो देखी आपने? लूडो के लाड जरा चेक करें, कमाल है। ऐसे तो नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, मुझे लगता है इसकी खुराक भी स्पेशल होगी। कैसे हुई होगी? चले जी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आ गया और उनको मिल भी गया। कमाल, इतना आसान भी नहीं इसको। 3 times the size of a normal बिल्ली। कमाल। उफ, इसके बाद ना ब्रेक ले लेते हैं मेरा ख्याल है और हम इस बिल्ली को एक दफ़ा दोबारा देखें। इतनी बड़ी बिल्ली, उफ। अगरचे हमारे पास खबरें इतनी ज़्यादा होती हैं, टाइम बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मेरी भरपूर फरमाइश पर दोबारा हम आपको रिकॉर्ड तोड़ बिल्ली दिखा रहे हैं और हमारी टीम ने बात मान ली है। अच्छा, अब इस बिल्ली का साइज देखें ना तो मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो इसको कुत्ते से डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है और चूहा इनको पकड़ने के लिए जाना नहीं पड़ता। चूहा खुद आता है और कहता है मैडम बिल्ली ये मैं जान दे रहा हूँ आपके सामने, ये इतनी खौफनाक, इसके पंजे जितना तो चूहा होगा। वैसे ये वही बिल्ली है जो शेर की खाला है, आपको पता है खाला तो एक ही होगी, तो ये वाली है जो खाला है। ओफ, लूडो खाला बिल्ली। और ये भी हमने ब्रेक में इतना इसको टाइम डिवोट किया है, कैसे हम इतने वेले हैं, हमने इतना किया कि हमने अपनी ये टेबल नापी है ऐसे ऐसे करके कि ये जितना आपको नजर आ रहा है ना, ये इतने साइज की बिल्ली है, इतनी लंबी। आई एम स्केयर्ड। कमाल है, अगर मैं खड़ा हूँ और ये भी खड़ी हो तो मेरे यहाँ तक आ जाएगी, इमेजिन करते। अच्छा जी, अब एक और अहम मौजू है और उस पर नज़र अब हाई कोर्ट की भी है, इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। कराची के तमाम हाइड्रेंट्स बंद किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट बहुत गहरी नज़र रख रही है इस मामले पर, लेकिन टैंकर्स पर निसार करने वाले इलाकों में पानी कहाँ से और कैसे आएगा? सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ केस की समाअत की। इस मौके पर MD वाटर बोर्ड का कहना था कि शहर में पानी की को यकीनी बनाने के लिए कराची के 6 अजला NLC और DHA के लिए एक वाटर हाइड्रेंट्स रखे जाएंगे। 6 अजला NLC और DHA के लिए एक वाटर हाइड्रेंट्स रखे जाएंगे। इस वक्त 12 हाइड्रेंट्स काम कर रहे हैं। जवाब में मौजूद अदालत ने शहर के तमाम हाइड्रेंट्स फिल फॉर बंद और हंगामी जरूरत के लिए 5 हफ्तों में मतलूब वाटर हाइड्रेंट्स की रीटेंडर जारी करने का हुक्म सादिर कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हर तबके के लोग बसते हैं लेकिन कोई कराची को ओन नहीं करता। वाटर बोर्ड पानी फराहम नहीं करता तो KMC कचरा उठाने को तैयार नहीं। गोश्त मुलाजमीन को घर बैठे तनख्वाह दी जा रही है। दूसरी जानिब इस मजबूरी से फायदा उठाते हुए टैंकर माफिया ने भी अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं। आमतौर पर जो सिंगल टैंकर 800 से 1000 रुपए में मिला करता था वो अब 1500 से 1800 रुपए पर जा पहुंचा है, जबकि डबल टैंकर की कीमत 2000 रुपए से भी बढ़ चुकी है और 4 अफराद पर मुश्तमिल घराने के लिए सिंगल टैंकर मुश्किल 1 हफ्ता ही चल पाता है। तो देखें कराची के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है, ये पानी खरीद रहे हैं और वो भी महंगा। बहुत ही, मैं जब ऐसी खबरें सुनती हूँ मुझे एटलीस्ट बड़ी गुस्सा सा चढ़ जाता है, लेकिन इसकी हम तय तक जाएंगे। बात कर रहे हैं जियो न्यूज़ नुमाइंदा जवाद शोएब से। जवाद, ये बताइए कि इस केस की बैकग्राउंड क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना सख्त फैसला क्यों लेना पड़ा? जी, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अनवर जमाली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ अहम मामले की समाअत की। गुज़श्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच ने वाज़ेह अहकाम जारी किए थे कि कराची में जितने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं उन्हें न सिर्फ ख़त्म किया जाए बल्कि कराची की जितनी पानी की लाइनें, मेन लाइनों, उन पर मीटर गैज लगाया जाए ताकि चेक किया जा सके कि शहर के किस इलाके में कितना पानी फराहम किया जा रहा है। दौरान समाअत जब MD वाटर बोर्ड से पूछा गया कि आपने इस हवाले से क्या इकदाम उठाए तो MD वाटर बोर्ड का कहना था कि 24 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स में से अब सिर्फ 12 रह गए हैं, बाकी हाइड्रेंट्स बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस्तफसार किया कि ये 12 हाइड्रेंट्स पिक एंड चूज की बुनियाद पर आपने रखे हैं, ये क्यों रखे गए हैं? हमारा ऑर्डर तो तमाम को खत्म करने के मुतालिक था, जिस पर MD वाटर बोर्ड ने कहा कि ये 12 हाइड्रेंट्स को भी कम करके हम 6 कर देंगे, हर जिले में 1 हाइड्रेंट रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मामले की समाअत जो है वो इस हवाले से शुरू की थी कि शहर कराची में पानी जो है वो लाइनों में तो फराहम नहीं किया जा रहा, लेकिन टैंकर माफिया के जरिए से लोग पानी खरीद के पीने पे मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट का यही नुक्ता था गुज़श्ता समाअत पर भी, इस समाअत के दौरान भी, कि जब पानी नहीं है तो ये टैंकर्स के लिए पानी कहां से दस्तयाब होता है जो महंगे दामों लोग। जवाब, एक अहम मामला ये भी है कि कारकर्दगी से खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट, इदारों ने जो कारकर्दगी अब तक दिखाई है।
जी, दौरान समात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कराची मेगा सिटी है लेकिन उसे कोई ओन करने को तैयार नहीं है, कोई इस शहर को अपना नहीं समझता। इस शहर में हर तबका है जिंदगी के लोग रहते हैं। इस शहर में DHA कंटोनमेंट का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि सफेद हाथी बैठे हैं लेकिन शहर को कोई ओन नहीं कर रहा। वाटर बोर्ड है जो पानी देने को तैयार नहीं, KMC है जो कचरा उठाने को तैयार नहीं। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस के थे। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि वो 2001 से डिफेंस फेज 1 के इलाके में रिहाइश पजीर हैं लेकिन आज तक उनके घर में पानी की लाइन से पानी नहीं आया, बल्कि वो खुद टैंकर के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर है। और डिफेंस का 90% इलाका जो है वहां के मकीन जो है वो पानी खरीद कर पीते हैं, पीने का पानी उन्हें लाइनों में नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आखिर क्या वजह है और आखिर कब तक कराची के लोग जो है वो पीने के पानी को तरसते रहेंगे और पानी खरीद कर पीने पर मजबूर होंगे। अगर जो है वो वाटर बोर्ड इस निज़ाम को खुद नहीं चला सकता तो इसे ठेके पर दे दें या अपने निज़ाम को दुरुस्त करें। ये अहम रिमार्क्स थे आज सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समात जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी और जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने भी रिमार्क्स दिए कि पूरे शहर के पानी को वॉल मैनों के जरिए से कंट्रोल किया जा रहा है। जवाद, ये जरा एक बात हमें क्लियर कर दें कि कानूनी हो या गैर कानूनी सब हाइड्रेंट बंद कर दिए जाएंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए उसमें वाज़ेह हुक्म एक तो ये मौजूद था कि जितने भी गैर कानूनी हाइड्रेंट शहर में मौजूद हैं, बल्कि कानूनी हाइड्रेंट्स भी जिसको वाटर बोर्ड कानूनी हाइड्रेंट्स करार देता था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहर में सारे हाइड्रेंट्स खत्म कर दिए जाएं। जबकि MD वाटर बोर्ड के इस मौक़िफ़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में शामिल किया जिसमें MD वाटर बोर्ड का कहना था कि कराची के 6 अजला में एक जो है वो वाटर हाइड्रेंट रखना जरूरी है क्योंकि किसी भी हंगामी सूरत के अंदर वाटर हाइड्रेंट की जरूरत शहरियों को पड़ सकती है। ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि जो 6 अजला में अगर आपने हाइड्रेंट रखने हैं और DHA के लिए अगर कोई हाइड्रेंट रखना है तो उसके लिए रीटेंडर किया जाए, क्योंकि पिक एंड चूज की बुनियाद पर आप किसी हाइड्रेंट को नहीं रख सकते। तमाम हाइड्रेंट्स पहले खत्म किए जाएं और फिर 6 जो अजला के लिए आपने हाइड्रेंट्स रखने हैं उसके लिए दोबारा टेंडर जारी किया जाए मुसावी बुनियाद पर और जो मेरिट के ऊपर ये टेंडर जारी किए जाएं। साथ ही जो वो शहर कराची से ऐसे माहिरीन को नाम भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए जिनकी तजावीज पर पानी की यकसा तकसीम शहर के हर इलाके में मुमकिन बनाई जा सके। इस हवाले बहुत शुक्रिया आपका जवाब से। बहुत बड़ा ये मसला है पानी का, 2 करोड़ की आबादी है कराची की और सबसे बड़ा सवाल लोगों के ज़हनों में ये है कि अब अगर हाइड्रेंट्स बंद हो जाएंगे तो पानी कैसे मिलेगा। पहले चले महंगा और कीमती मिल रहा है लेकिन मिल रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि फिर इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि घरों में पानी आ रहा हो लोगों के। तो उम्मीद है कि इदारे इस तरफ तवज्जो देंगे और सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है इस मामले में और बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामले पर नजर रखे हुए और उसी से उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। अब होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्दी से आपको जो बता दूं एक और खबर, जो नया आईफोन आने वाला है उसके हवाले से ये खबर है कि जी एप्पल का नया आईफोन आज से ऑर्डर किया जा सकता है और इसके बहुत से फीचर तो कल हमने आपको बताए थे, लेकिन इसमें एक और खास बात है। मशहूर वीडियो गेम सुपर मारियो भी इस आईफोन पर खेली जा सकती है और इससे पहले ये गेम टीवी पर चलने वाले गेमिंग कंसोल्स पर ही मिल रही थी, लेकिन गेम को मोबाइल पर लाने के लिए एप्पल और सैमसंग समेत कई बड़ी कंपनियां कोशिश कर रही थी और गेम बनाने वाली कंपनी निंटेंडो से बात चल रही थी, लेकिन कामयाबी मिली किसे? एप्पल को। तो लिहाजा अगर आप आईफोन 7 लेंगे नया जो बिल्कुल आने वाला है तो यस यू कैन प्ले दिस गेम आल्सो। कमाल है। और पता ना टेक्नोलॉजी कितनी पसंद है लोगों को और आहिस्ते से लोग तेजी से टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग अच्छा टेलीविजन उनके घर मौजूद भी हो तो फिर भी नया टेलीविजन भी खरीद लेते हैं जो कि उससे भी बेहतर होता है और उससे भी अच्छा होता है, नया होता है और फिर वो आई कांट बिलीव कि मैंने आपको इन कॉन्फिडेंस कोई बात बताई है और आप मैंने आपका नाम तो लिया ही नहीं। मैंने कहा ईद की खुशी में आप देखें ना कि नई चीजें लेकर आ रहे हैं और नया आईफोन भी आ रहा है। मुझे यकीन है कि कुछ लोगों के पास पुराना होगा और अच्छा होगा लेकिन बस फिर वो आईफोन 7 के नए फीचर्स आ गए इस वजह से वो लेना चाह रहे होंगे और अपनी ईद को दुबाला कर रहे होंगे। शौक की बात है उसामा, मैं आपको क्या बताऊं। बहुत से लोग कहेंगे कि इस ईद पर हमें गिफ्ट चाहिए बकरे के अलावा नया आईफोन। ओह वेल, अच्छा फिर ऐसा करें अपने बकरों की तस्वीरें तो हमें जरा भेजें ना, हम जरा इससे बात स्टार्ट करते हैं। ट्वीट करें हमें जियो पाकिस्तान टीवी या फेसबुक पे जियो पाकिस्तान टीवी। आप हमें अपनी कोई छोटी सी वीडियोस भेजें, तस्वीरें भेजें, ईद की जो भी आप तैयारियां कर रहे हैं और ईद पर स्पेशल शो होने वाले हैं जियो पाकिस्तान के, इसलिए वो मिस नहीं करना आपने। अल्लाह हाफिज।